नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। इतिहास गवाह रहा है जब जब वैश्विक महामारी आई है, इसका असर सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं पड़ा है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने हमारे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और साथ ही सामाजिक ताने बाने पर भी बड़ा असर छोड़ा है। कोविड-19 महामारी के समय भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। न सिर्फ लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ा, बल्कि जिस तरह से इस महामारी ने हमारे देश में अपने पांव फैलाए हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों में कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। इसी के चलते आज हमारे खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोविड-19 और मेंटल हेल्थ पर ही। समझेंगे कि आखिर समाज में अलग अलग लोगों पर इसका किस तरह का असर पड़ा है और उसके लिए क्या कुछ उपाय हैं। डॉक्टर से बात करेंगे, साइकेट्रिक से बात करेंगे, समझेंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी की जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जिस पर कोरोना वायरस का असर न पड़ा हो। रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में कोरोना महामारी की वजह से अचानक लगे ब्रेक और वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। जब WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण को पब्लिक हेल्थ के लिए इमरजेंसी बताया था, तब मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की जरूरतों पर भी जोर दिया था। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में वाकई मनोवैज्ञानिक समस्याएं काफी बढ़ गई हैं। लोगों में कई तरह के डर पैदा हो गए हैं। कई लोग अपने दोस्तों, परिवारजनों से दूर ही हालातों से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर महामारी को लेकर काफी अनिश्चितता और उलझन है। लोगों को नौकरी जाने, सैलरी घटने और बिजनेस खत्म होने का सामना भी करना पड़ रहा है। असंतोष के चलते उनके निजी संबंधों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी सोशल रिसेशन यानी सामाजिक मंदी का कारण भी बनती जा रही है। सोशल रिसेशन बढ़ने से लोगों के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। अकेलेपन और आइसोलेशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, जिससे हृदय गति में वृद्धि, मांसपेशियों में तनाव, खून के गाढ़ेपन जैसे शारीरिक बदलाव देखे जा रहे हैं। इस बदलाव से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये अवस्था लाइलाज है। कोविड-19 से उपजे तनाव को मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा और जागरूकता उपलब्ध होने से लोगों को अवसाद में पड़ने या मानसिक बीमारियों से ग्रसित होने से बचाया जा सकता है। तो समझा आपने किस तरह से लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। और अब विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ स्काइप से जुड़े हैं, तो हमारे साथ डॉक्टर स्टूडियो में भी मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर मनीष कांडपाल आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनीष कांडपाल हैं, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर RML अस्पताल से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं डॉक्टर राजेश सागर, आप प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री दिल्ली से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं शिनॉन एशले सैमुअल जी, आपका भी स्वागत। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर मनीष, आप ही से बात करना चाहेंगे। पहले हमें बताएं कि कोविड-19 और मेंटल हेल्थ का आखिर क्या संबंध है? देखिए, जिस तरह से कोविड-19 ने जो फिजिकल हेल्थ पे असर किया है, उसी तरह से इस कोविड-19 इस महामारी ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर किया है जी। इस परिवेश में हमने देखा है आजकल की तारीख में कि जो डिप्रेशन के केसेस, जो एंग्जाइटी के केसेस और जो केसेस जो पहले थे वो काफ़ी ज़्यादा अनुपात में आने लगे हैं। इसने जो दो तरह से असर हुआ है। एक तो जो कोविड-19 की वजह से जो हम देखें सामाजिक दूरी, जो सोशल आइसोलेशन हुआ है जी, उसने लोगों पे अपना असर एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। उसके साथ साथ ही कोविड की वजह से बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक परेशानियां लोगों को आने पड़ी आई हैं। लोगों का जॉब चला गया है ना, जो एक जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी आ गई है, फ्यूचर में आगे क्या होगा। उस परिवेश में भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी, इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तीसरा जो हमने देखा है कि जो पुराने हमारे मरीज़ थे, जो पहले ही एक मानसिक किसी अवस्था से ग्रस्त से जो उसका इलाज करवा रहे थे, उन पे इसका और बुरा असर हुआ है। किसी कारण से वो लॉकडाउन की वजह से कहें या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से वो अपना इलाज पूरा नहीं करा पाए हैं, तो उसने एक बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट किया है। चौथा,
हमने ये भी देखा है कि इन सारे जो तनाव है इसको मुक्त करने की या उससे निजात पाने के लिए काफ़ी लोगों ने नशे की एक थोड़ा सा सहारा लेने की कोशिश की है, तो उससे भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य में एक बहुत बुरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो किस तरह से आपने इस संबंध को देखा है, और आप सभी भी अपने आप को शायद कुछ लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन सिर्फ समस्याएं ही नहीं बल्कि इनके हल सुझाव पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सागर जी भी हैं। डॉक्टर सागर, आप किस तरह से देखते हैं समाज में किस तरह से कोविड-19 का असर मानसिक तौर पर पड़ा है? समाज के अलग अलग हिस्से में किन लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव आपने देखा? कोविड पैंडेमिक तो वो वायरस का ऑलरेडी प्रकोप है, बट ये भी कहा जाता है कि पैंडेमिक जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी है, तो इसको पैरेलल पैंडेमिक भी कहा जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम एक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो जो कोविड-19 है वो वायरस उसी को अफेक्टेड है, बट मानसिक समस्याएं जो जिसको वायरस से अफेक्ट नहीं उसको भी हो रही है, जैसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई या डिप्रेशन की प्रॉब्लम, जैसे डॉक्टर खानपाल ने बताया। और उसके अलावा हमें ये सिर्फ नहीं सोचना चाहिए कि मानसिक बीमारियां हैं, बट उसमें लक्षण भी है, जैसे नींद की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है। ऐसे वक्त में एक डर का वातावरण हो गया, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अगला नंबर कहीं मेरा तो नहीं होगा, अगर मेरे परिवार को किसी को हो गया तब क्या होगा। तो उस तरह के बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं, तो उसमें एंजाइटी है। तो ये सोचना नहीं है कि सिर्फ बीमारियां हैं। हम जब साइकियाट्री की बात करते हैं मानसिक रोग की, तो एक रोग वाली स्थिति एक अलग है जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, बट बहुत सारे लक्षण भी हैं जो रोग में पूरी तरह से नहीं होते, बट वो लक्षण है, जैसे एक डर है, एक प्रकार का नींद की प्रॉब्लम हो गई, या बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जिनको कोविड हो गया है कि उनको एकाग्रता नहीं हो रही है, काम करने में मन नहीं लग रहा, हालांकि उनको डिप्रेशन की बीमारी नहीं है या एंजाइटी का डिसऑर्डर नहीं है, बट उनको लक्षण है ऐसे जहां पे उनको काम में दिक्कत आ रही है। और एक और बात बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह की न्यूज आती थी, इतने केस हो गए, जैसे हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा पेशेंट थे किसी वक्त में, उस वक्त इतनी न्यूज, तो उसका भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमारा जो मन है वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। हम क्या है, तो बहुत लोगों को इससे भी बहुत सारा अफेक्ट हुआ है मानसिक रूप से। शिनौन जी, जिस तरह से डॉक्टर मनीष ने जो बात कही थी कि कुछ लोग डिप्रेशन में आकर अल्कोहल का या अलग तरीके के ड्रग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि समाज में क्या उम्र और अलग अलग लिंग पर इस मानसिक तनाव का असर अलग रहा है? बिल्कुल, आई थिंक जो आपने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी प्रकार के तनाव को एक अलग अलग तरीके से देखता भी है और उसको एक्सपीरियंस भी करता है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो 2 कैटेगरी तो ये थी, जिन लोग कुछ ऐसे जो कोविड से पीड़ित थे और कुछ लोग जो कोविड के पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, उनके परिवार के लोग थे, और कुछ लोग ऐसे जिनको कोविड नहीं हुआ था। और जब हम इन 2 कैटेगरीज की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स भी आते हैं। महिलाओं के लिए वो शायद चीज अलग से हो सकती है, मेल्स के लिए वो चीज अलग हो सकती है, और सबने अपने अपने लेवल पे एक अलग तरीके का चैलेंज फेस किया है। सिमिलरली फॉर चिल्ड्रन, स्कूल पूरा वर्चुअल हो गया है, बच्चे अब घर पे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, और वहां पे भी जो पूरा सिनेरियो था, वो स्कूल जाते थे और सब चीजें करते थे, उस चीज का भी एक अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है। और वर्चुअली स्क्रीन पे जो उनका एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, और हमने सुना है कि अलग अलग तरीके की रिसर्चेस में भी इस चीजों के बारे में बात की गई है। और जब हम ये कहते हैं तो महिलाओं के ऊपर भी खासकर बहुत ही अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है, चाहे वो घर से संबंधित सब चीजों को देखना, एंड डेफिनेटली इफ दे आर वर्किंग वुमेन तो वो अपना काम भी मैनेज कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, एंड सिमिलरली कुछ लोगों ने एम्प्लॉयमेंट भी देखी अपने घर में, तो द मेन वर्किंग मेंबर ऑफ द फैमिली जो मेल्स है, जहां उनके लिए चैलेंज रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि पूरी फैमिली ही हर डायमेंशन से इम्पैक्ट हुई है इस कोविड पैंडेमिक के अंदर। और मतलब ये भी कहना शायद सही होगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, छोटे से लेकर बड़ा, जो इस बीमारी के कारण अफेक्ट ना हुआ हो। डॉक्टर मनीष, कई लक्षण तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता चल जाता है, परिवार के लोग या फिर खुद इंसान महसूस कर लेता है कि शायद मुझे डॉक्टरी हेल्प की ज़रूरत है या फिर मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, थेरेपीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं पाता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नींद ना आना, मन
मन ना लगना या फिर मन नौकरी पर जाने का मन ना करना, इस तरह के लक्षण जो आम लोग शायद बहुत आसानी से पहचान नहीं पाते, उनके बारे में बताएं। देखिए, इसमें ना जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बोला है कि इसको हम 2 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहली कैटेगरी जिनको कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो गया है ना, जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी हो गई है। तो ऐसे काफ़ी लोगों में हमने देखा कि इस जब से कोविड पैंडेमिक आया है, डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। डिप्रेशन में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो कि पेशेंट जो उनका मन नहीं लगता है, हमेशा एक उदासी भरा वो रहता है। दिन के ज़्यादातर वो या तो उदासीपन या चिड़चिड़ेपन में रहते हैं। अच्छा। नींद ज़्यादातर लोगों को कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, भूख नहीं लगती, गिल्ट आने लगता है ना। कभी कभी इतने नकारात्मक विचार सुसाइड या डेथ विशेष तक आने लगती हैं जी। ठीक है, अगर ये सारे सिम्टम्स 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा हों और दिन के ज़्यादातर समय रहते हैं तो हम कहते हैं इस पेशेंट को अवसाद या डिप्रेशन की बीमारी है। उसी तरह से कई लोगों में एंजाइटी इश्यूज ज़्यादा आने लगे, हमेशा एक डर का वातावरण, घबराहट सी रहना, दिल का एकदम से तेज तेज से धड़धड़ाना, हमेशा पसीना रहना, हमेशा नेगेटिव खबर की सोच में रहना, या कभी कि मुझे ये बीमारी तो ना हो, जैसे हम कहते हैं इलनेस फोबिया, तो वो हो जाता है। इससे ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती हैं। उसके साथ साथ कई लोगों को, जैसे डॉक्टर सागर ने बताया कि कई लोगों को ये सारे सिम्टम्स नहीं होते पर थोड़े बहुत सिम्टम्स रहते हैं, जैसे उदासीपन रहेगा या कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आ रही। ठीक है, कई लोगों को ऐसा देखा है हमने, कई लोगों को ऐसा देखा है कि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं पर जो उनका कंसंट्रेशन था, जो उनका फोकस था वो नहीं कर पा रहे, अपने काम में उतना ध्यान, उतना आउटपुट जो था वो कम हो गया है। और एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो कि आईसीयू में थे और काफ़ी दिनों से अकेले रह रहे थे आईसीयू में ना, जो एक बहुत, उन लोगों में हमने जैसे एक होता है, हम बोलते हैं पीटीएसडी है ना, जिससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वैसे सिम्टम्स भी हमने देखे हैं कि वैसे बहुत ज़्यादा घबराना, हमेशा एक बार वो ठीक भी हो गए लेकिन फिर भी उनको रात को डरावने, वैसे ही जैसे आईसीयू में है वैसे उनको ड्रीम्स आने लगे हैं ट्रीटमेंट के संबंधित जो चीज़ें। तो ऐसे चीज़ों में एक तो बीमारी भी हो सकती है और दूसरा बीमारी पूरी तरह से उसके लक्षण होते हैं जिसकी वजह से उनकी, हम कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में असर पड़ने लगा। तो इस तरह के सिम्टम्स हमने देखे। और डॉक्टर सागर, जिस तरह से डॉक्टर मनीष ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये कैसे समझें कि कौन से लक्षण नॉर्मल है किसी भी इंसान को होने, या फिर किन लक्षणों के बाद आपको डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती है, वो उसे कैसे मेजर कैसे किया जाए? देखिए, ये बिहेवियर की जो समस्याएं हैं या मानसिक समस्याएं, ये ऐसी नहीं है जैसे ब्लड प्रेशर हुआ 120/80, एक तरह का आंक कर आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक बिहेवियर है जो एक दायरा होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो डिसऑर्डर बन जाता है, वो समस्या बन जाती है जी। कहने का मतलब है, अगर उदासी है आपको, अगर उदासी का जैसा उदाहरण दिया, डिप्रेशन की अगर हम बात करें, पहली बात तो ये है कि आपका 2 हफ्ते से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि ये जो उदासी के जो लक्षण है आपके, ये दिन में 50% से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे के लिए हुआ और ठीक हो गया, और ये अलग अलग जगह पे भी कायम रहने चाहिए। मान लीजिए आप घर पे हैं या जहाँ काम कर रहे हैं, जिसको हम परवेजिवनेस कहते हैं, वो भी होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो बहुत साधारण सी चीज है समझना मानसिक बीमारी को, कि पहले देखें कि अपने अंदर या परिवार के जिसको समस्या है उसमें बिहेवियर में चेंज क्या क्या आया है। अगर जो चेंज आया है जो है, या विड्रॉन हो गया है, लोगों से बात नहीं कर रहा या घर में पड़ा रहता है, बाहर काम नहीं जा रहा है, एक तरह की हीन भावना हो गई है, उदासी हो गई है या घबराहट हो गई, तो ये सारे जो लक्षण है वो आ गए हैं। और इन सब लक्षणों की वजह से वो अपना फंक्शनिंग उसकी अफेक्टेड है। कहने का मतलब है, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के लिए। एक तो एक कहते हैं डिस्ट्रेस, एक मैं कष्ट में हूं। अगर मान लीजिए मुझे एंजाइटी है, देखिए एंजाइटी नॉर्मल भी होती है, अगर मुझे कोई इंटरव्यू देना है, लोगों से बात करनी है, किसी को नया व्यक्ति आ गया है तो मुझे एंजाइटी होगी, वो नॉर्मल है, मैं उससे लड़ सकता हूं, मैं उससे बात कर सकता हूं। लेकिन उसी एंजाइटी की वजह से मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया है, मैं एक बहुत बड़े कष्ट में हूं, परेशानी में हूं, तो वो एक डिसऑर्डर बन गया। उसी प्रकार से मान लीजिए घर में किसी की कोई हादसा हो गया तो मैं उसमें, स्वाभाविक सी बात है, मैं उदास होऊंगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिप्रेशन हो गया जी। अगर उस उदासी की वजह से जो 2 हफ्ते से ज्यादा है परेशानी है, उसकी वजह से वो अपना काम करना बंद कर दे, ऑफिस जाना बंद कर दे या लोगों से मिलना बंद कर दे,
तब वो एक पॉइंट आता है कि जहां पे उसको हेल्प की जरूरत है। हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि सीधे आप डॉक्टर के पास ही जाएं। बहुत सारी बातें जो चर्चा कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूं, मैं अपने आप की प्रॉब्लम को कैसे समझ सकता हूं, जिसको एक शब्द इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ लिटरेसी। मुझे कितनी जानकारी है मुझे अपने हेल्थ के बारे में, और खासकर ये देखा गया है कि जो मेंटल हेल्थ लिटरेसी है, मेंटल हेल्थ के बारे में जो हमारी अपनी जो जानकारी है, अक्सर जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री में कम होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत जरूरी है इस तरह के प्रोग्राम के जरिए हम उनको अवगत कराएं, अवेयरनेस कराएं, उनको बताएं। और इसीलिए कई बार हमारे पास आते हैं, मैंने तो प्रोग्राम में सुना था कि ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपकी हेल्प के पास आया हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को जानना, मेरे लक्षण क्या है, और बहुत जरूरी है, और उसी के हिसाब से आप उसका समाधान। बिल्कुल ठीक। शिनॉन जी, आपसे मैं एक बार ये समझना चाहती हूँ कि 2 कंडीशन पर खास तौर पर एक मेंशन की थी डॉक्टर मनीष ने भी, आखिर कुछ लोगों में सिम्टम इस तरह के दिखे हैं अल्कोहल या फिर किसी और ड्रग की तरफ जाने की, जब वे मानसिक तौर पर तनाव में रहते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी दिखी हैं कि जो लोग पहले से ही अल्कोहल या फिर किसी अन्य ड्रग के एडिक्ट रहे हैं, लेकिन जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए, जैसे कि घर में आइसोलेशन के लिए भी रहे या फिर अस्पताल में भी भर्ती रहे, तो उनमें ड्रग विड्रॉल के सिम्टम्स नजर आए और कुछ लोग मानसिक तनाव की वजह से ड्रग्स पर की तरफ बढ़े हैं। तो इन 2 कंडीशंस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, आई थिंक ये बहुत रेलेवेंट है जो आपने पूछा, क्योंकि बिल्कुल ये 2 कैटेगरीज बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, एविडेंट रही हैं। और हमने तो इनफैक्ट काफ़ी न्यूज़ में भी ये चीज़ देखी, जब बीच में कुछ नॉर्म्स चेंज हुए एंड अल्कोहल शॉप्स ओपन हुई तो किस तरीके का हाल था। तो ना सोशल डिस्टेंसिंग थी, और जो प्रोटोकॉल चल रहा था, एवरीथिंग वाज लाइक बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, ख़त्म हो गया था वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ही खास देखने की है। लेकिन आई थिंक इसके लिए मैं ज़रूर वापस जाऊँगी कि जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी शुरू में, जब वो स्ट्रेस की बात कर रहे थे, और उन्होंने जब स्ट्रेस का नाम लिया तो उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति का स्ट्रेस से डील करने का एक जो तरीका है, जो उनके कोपिंग रिसोर्सेज है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने रखते हैं। तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जिन लोगों के कोपिंग रिसोर्सेज यानी कि स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता अच्छी नहीं है, ज्यादातर वो लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स या किसी तरीके का सेवन या व्यसन की तरफ अपने आप को खिंचाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है। अब तनाव इतना बढ़ गया है, इतना स्ट्रेस है एनवायरनमेंट में, हर चीज ऊपर नीचे हो रही थी, जो सोचा भी नहीं था वो जीवन में हो रहा है। तो डेफिनेटली वो एक टेंडेंसी उनकी डेवलप हो रही है, और वो एक आसान, जिसे कहते हैं ना, एक आसान रास्ता उस समय ये दिख रहा है कि या तो कुछ कंज्यूम किया जाए, या तो अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं, या टबैको की तरफ जा रहे हैं। तो हम भी ये चीज देख रहे हैं कि टबैको या फिर अल्कोहल, इस तरीके का, जैसे सिगरेट पीना, धूम्रपान पीना, इन सब चीजों का जो व्यसन है वो बहुत ज्यादा हाई रेट पे बढ़ चुका है लोगों के बीच में। तो आई थिंक स्ट्रेस एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है। और इवन जब हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये एक और टर्मिनोलॉजी, जिसे कहते हैं ना, एक और नया शब्द बन गया है, कोविड एंजाइटी। एंड आई थिंक अग्री करेंगे डॉक्टर साहब कि अब हॉस्पिटल में भी ये शब्द का कई बार प्रयोग किया जा रहा है कि कोविड रिलेटेड एंजाइटी है, और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो अब लोग इस तरीके से डील करने लग रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा है, जैसे आपने कहा कि जो एक दूसरा सेक्शन है, जो लोग ऑलरेडी सब्सटेंस यूज करते थे, मतलब जिनकी वो हमने डायग्नोसिस दी है, या वो कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कुछ समय के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लेके छोड़ भी दिया था, जैसे कि आपने कहा कि विड्रॉल सिम्टम्स थे तो उसके लिए मेडिकेशन लिया और वो पार्ट मैनेज भी हो गया, लेकिन वापस जब ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, दे वेंट बैक, वापस उन्होंने वो समय में, जिसे कहते हैं ना, सब्सटेंस वगैरह लेना वापस से शुरू कर दिया, और उस स्ट्रेस से वो उस तरीके से डील करने लग गए। तो आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है। इवन हमने काफी, अगर हम न्यूज में या रिसर्च वगैरह देखें, तो WHO ने भी ये चीज बोली है कि जो लोग किसी भी तरीके का व्यसन करते हैं, वो सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, कोविड को अक्वायर करने के लिए भी ससेप्टेबल है, और वो बहुत ही एक वल्नरेबल ग्रुप है। तो बहुत जरूरी है कि हम इस विषय के ऊपर भी, जिसे कहते हैं, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, सेंसिटाइज करें और लोगों को जरूर जागरूक करने की हमें बहुत ज्यादा कैसे किया जाए। और डॉक्टर मनीष, आप ही से सॉल्यूशंस की शुरुआत करेंगे, किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को अब दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि तीसरी वेव की भी संभावना है। तो 2 वेव हमने देख ली हैं और उसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ा वो आप लोगों ने बताया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या
है, जो पहले हुआ है उसे कैसे पीछे धकेला जाए और जो आ सकता है उसके लिए कैसे तैयार रहा जाए? देखिए, पहली चीज़ तो हमको तैयार रहना है ना, ये भी एक तरह का समय है, बुरा समय है, ये चला जाएगा, है ना, एक अपना के होप तो देनी है। राइट। अगर हम बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएंगे, आगे क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसे में थोड़ा सा निराशावादी प्रवृत्ति आने की समस्या ज़्यादा रहती है। एक दूसरी चीज़, अपने कुछ खान पान में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हेल्दी डाइट हम लें, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करें। एक अपना जो हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिदम, वो मनाना बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना। आजकल हम ये देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हुआ है, बच्चे भी घर से हैं जी। तो काफ़ी जो हमारा बायोलॉजिकल रिदम है वो बिल्कुल बिगड़ सा गया है। लेट नाइट सो रहे हैं, आराम से लेट उठ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उदासीपन की, तो यार एक नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव उसको आने के लिए, तो हमको अपना वो बनाना है। फिजिकल एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, योगा, प्राणायाम, ये जरूर करें, ठीक है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं, जैसे हमने कहा, हमें सोशल, अब आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन तो है बिल्कुल, पर हमको सोशली आइसोलेट नहीं होना है ना। हमको अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उससे कहीं ना किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा जुड़े रहना है। जो अपने नेगेटिव फीलिंग्स हैं या जो अपनी चीज़ें हैं, जो हमें परेशानी है, उसको हमने शेयर करनी है। कई चीज़ों को शेयर करके ही काफ़ी हमको वो मिल जाता है जी। फिर उसके अलावा अगर फिर भी कोई दिक्कत है, उदासीपन हमको ज़्यादा है, देखिए, हम जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला, हमें ये ऐसा फेज है, कभी ना कभी हम सब उदास हो जाएंगे, कभी ना कभी हम सब होप छोड़ देंगे, पर एक मोमेंटरी फीलिंग होता है, आदमी उसको फिर कोप अप कर लेता है। पर उदासीपन हमेशा है ना, 24 घंटे या ज़्यादातर समय हम उदास रह रहे हैं। हर परेशानी में, हर एक फेज में हम उदास हैं, हर वातावरण में हम उदास हैं। इसकी वजह से हम अपने काम में जो हमारी फंक्शनिंग है उस पर असर पड़ गया है, हमारी डाइट कम हो गई है, हमारा वेट गिरने लगा है, या नेगेटिव या मरने के विचार या डेथ विशेस आने लगे हैं। तो ऐसी चीज़ अगर आती है तो हमको डिले नहीं करना है और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट से, चाहे साइकोलॉजिस्ट से, या अपने एक जनरल फिजिशियन से। इसमें काफ़ी चीज़ें तो जनरल फिजिशियन या थोड़ी हल्की काउंसलिंग या कुछ दवाइयों से भी ठीक हो जाएंगी। अगर आपके फिजिशियन को लगेगा कि ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा, वो आपको किसी हायर सेंटर में साइकेट्रिस्ट के पास वो रेफर कर देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर सागर, जिस तरह से डॉक्टर मनीष ने भी बताया कि अब ये बीमारी ऐसी है और कहा जा रहा है कि अब आगे भी वेव इसी तरह से आएंगी, तो हम अपने शरीर को तो इसके लिए तैयार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, लेकिन दिमाग को कैसे तैयार किया जाए, कैसे ये समझा जाए कि अब हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय तक हमें इस महामारी के बीच में रहना होगा, तो ये जो थॉट्स आते हैं इन्हें कैसे अवॉइड किया जाए, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे बढ़ा जाए? बहुत सही कहा। देखिए, ये बहुत जरूरी है इस वक्त में समझना कि और खासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैसेज देना कि जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, या भावनात्मक स्वास्थ्य, जिसको इमोशनल हेल्थ कहते हैं, उसका ध्यान रखना है, खासकर ऐसे दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि ये जो दौर है, देखिए, कहते हैं कि कोई भी खराब वक्त हमेशा के लिए नहीं होता, ये दौर है, ये भी थोड़े वक्त के लिए एक वेव की तरह है, ये भी चला जाएगा। और यही बात अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं उन्हीं को बतानी है। और क्योंकि और सबसे बड़ी जो चीज है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो वन शुड रिकॉग्नाइज इट, मान ले, क्योंकि अक्सर लोग डिनाई करते हैं कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, मैं शिमला घूमने चला जाऊंगा या मसूरी चला जाऊंगा, उससे ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं, अगर उसको मान ले, टू रिकॉग्नाइज इट एंड टू बी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, आई थिंक ये पहला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली बात तो बहुत जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कहा जाता है ऐसे वक्त में, जो 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह है कि सेफ्टी जरूर रखिए। जो सारी जो चीजें, हिदायतें हैं, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मास्क अपना लगाना, एक फिजिकल डिस्टेंस रखना और बार बार सैनिटाइज करना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चौथा इसमें और ऐड करता हूँ, वैक्सीनेशन भी जी। तो इसका मतलब ये सब चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस होना बहुत जरूरी है। आई थिंक हम जरूर एक सोशल डिस्टेंसिंग और या फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये जो बातें जरूर कहते हैं कि ये, बट क्या है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या फोन के जरिए हम कनेक्टेड रह सकते हैं। तो फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस। बिल्कुल सही कि जो चीज बहुत जी तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टिव
सेल्फ एफिकेसी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये है कि ऐसा वक्त में मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को, ये कोई भी जब मुश्किल स्थिति में होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ने से पहले हमें सोचना होगा कि मैं इसको पे चढ़ जाऊंगा और मैं इससे विजय पा लूंगा। तो ये सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होता है कि टू फील गेट मोटिवेटेड टू गेट ओवर द सिचुएशन। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम सबको ये करना है, और हम इस चीज से पहले भी कई बार बाहर आ चुके हैं और ये हमें करना है। एक बार फिर से इम्पोर्टेंट है जी, एक बार फिर से इसे हराएंगे जरूर, जो बात आप कह रहे हैं डॉक्टर सागर। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और एक वातावरण देना है, खासकर मैं बच्चों के संपर्क में कहना चाहूंगा कि उनको एक वातावरण देना है जहां पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने आप को कह सके, अपने आप से व्यक्त कर सके। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शिनोन जी, मैं एक बार आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कौन सी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिन्हें अडेप्ट करना चाहिए? मैम, मैं बस एक ही चीज कहूंगी कि देखिए, स्ट्रेस इज इनएविटेबल, और अभी हम जिन टाइम्स में हैं, हम शायद कभी स्ट्रेस फ्री तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, शायद ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम समझें, क्योंकि स्ट्रेस भी अलग तरीके का है। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक नॉर्मल तरीके का भी स्ट्रेस होता है जो हम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, इस पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस फ्री रहना, आई मीन दैट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बट शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक डॉक्टर साहब ने और दोनों डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से कुछ चीजों के बारे में बात की है। इफ वी आर एबल टू जस्ट फॉलो दोज थिंग्स, आई थिंक हम बहुत हद तक उन चीजों पे काम कर सकते हैं। और 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहूंगी खास, जैसे कि डॉक्टर साहब ने सेल्फ एफिकेसी की बात की, जो बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ कुछ और शब्द है जो, जिसे कहते हैं ना, हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाना चाहिए, जैसे कि ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस और स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक इन सारे ये शब्द बहुत बड़े लगते हैं सुनने में, लेकिन इनका मतलब बहुत ही आसान है। जो हमारी सोच है, हम जैसा सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो ये जो हमारे विचार हैं, ये सच में हमें हरा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी तकलीफ होती है जिसमें ये विचार हमें बहुत परेशान करते हैं। खैर, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जनरली जब ये नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब करते हैं, थॉट्स तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो आएंगे ही। यू नो, इट इज वेरी नेचुरल। इवन जब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे विचार है जो हमारे माइंड में चल रहे हैं, लेकिन आई थिंक द बेस्ट अप्रोच हियर इज टू नॉट फोकस ऑन दोस थॉट्स। हम उन विचारों को नहीं रोक सकते, लेकिन उन विचारों पे ध्यान देने से हम जरूर अपने आप को रोक सकते हैं। और जो हमारे अंदर हैं और इनका इस्तेमाल कर हम बखूबी इनसे सामना कर सकते हैं। और इसी पॉजिटिव नोट पर मैं इस खास कार्यक्रम को खत्म भी करना चाहूंगी और आप सभी का धन्यवाद करना भी चाहूंगी। डॉक्टर सागर, डॉक्टर मनीष शिनोन जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कोविड-19 और मेंटल हेल्थ के इस खास कार्यक्रम में हमने ये जाना कि किस तरह से जो इस वक्त पेंडेमिक चल रहा है और आगे भी इसके जारी रहने की जो संभावना है, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि लंबे समय तक हमें इसी के बीच रहना पड़े, तो शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर हमें मजबूत रहने की, इसका सामना करने की ज़रूरत है। और जो कुछ आज उपाय बताए हैं हमारे डॉक्टर्स ने, उन पर भी आप ज़रूर विचार करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात ज़रूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।